Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So in this video I will discuss about the electric flux and Gauss theorem. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक जो है 11, 12 में नीट और जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि एक्चुअल में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, हमारे पास में पर्टिकुलरली एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पर्टिकुलरली लाइन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पर्टिकुलरली एरिया में से क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ, रुको मैं आप यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ऐड पेज, ओके ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? पर्टिकुलरली एरिया में से निकलने वाली फील्ड लाइंस के नंबर्स होते हैं। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज वी हैव अ एरिया, ठीक है, ये मेरे पास में एक शीट है और शीट का कुछ पर्टिकुलरली एरिया होगा। अगर इसको शेड किया जाए तो ये कुछ इस तरह से इसका एरिया होगा, राइट। तो इस एरिया में से निकलने वाले फील्ड लाइंस के जो नंबर्स होंगे वो फील्ड लाइंस के नंबर्स क्या होंगे हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका फ्लक्स कितना है? 3। अगर मैं फील्ड लाइंस के नंबर इंक्रीज करूंगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? फ्लक्स पहले इतना था, बाद में 5 आ गया, ये इंक्रीज हो गया। तो फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि फील्ड लाइंस में से पर्टिकुलरली एरिया में से निकलने वाले पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो मैंने सिंबल बनाया था इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है इसको बनाना, एक सर्कल बना के एक लाइन क्रॉस कर दो, इट इज अ फ्लक्स। ठीक है, और ये फ्लक्स का क्या हो गया? सिंबल हो गया। इसको बोलते हैं हम फाई। ठीक है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के। एग्जाम्पल के लिए यहां से अगर फील्ड लाइंस निकल रही है तो देखो सरफेस के साथ में है ना, ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। जैसे कि मेरा सरफेस अगर ये है दिस बुक, और अगर मैं इसको सरफेस को मान लूँ तो इसके ऊपर से ये जो वेक्टर, ये हमारे पास में पेन का जो डायरेक्शन है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं एरिया को ऐसे कर लूँ और अब इसमें से निकल रही है फ्लक्स, मैं एरिया को ऐसे कर लूँ तो फ्लक्स इधर निकल रही है। ठीक है, फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है एरिया के। किसी अलग एंगल पे निकल सकती है तो वहां पे हमारे पास में अलग फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन उस तरफ होगा जिस तरफ फील्ड लाइंस होगी, तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो किधर भी हो सकता है, दैट्स वाई इसका डायरेक्शन भी किधर भी हो सकता है। इसी वजह से क्या होता है? इसका स्केलर क्वांटिटी में बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द फाई। सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है। 4 निकली तो 4 फ्लक्स है उसका, 5 निकली तो फ्लक्स उसका 5 है, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले तो उसका फ्लक्स कितना है? 1000 है। ठीक है, ये होता है। अब मैथमेटिकल नोट मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, और एरिया वेक्टर के साथ में फील्ड लाइंस का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सपोज वी हैव अ एरिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक शीट है, ये क्या हो गया हमारे पास में? एरिया हो गया। यहाँ पे भी एक शीट है, इसका भी एरिया ये हो गया। ठीक है, तो इनका एरिया मान लेते हैं ds है। इनका एरिया क्या है? टोटल एरिया क्या है? s मान लेते हैं हम। एक शीट है और इस पूरे शीट का एरिया कितना है? s। ठीक है, और अगर मैं इसमें से छोटा सा पोर्शन निकाल दूं, छोटू सा पोर्शन, so दिस स्मॉल पोर्शन इज ds। ठीक है, s मतलब कंप्लीट, ds का मतलब क्या हो गया? उसका स्मॉल पोर्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है हमेशा किसी भी पर्टिकुलर गिवन स्मॉल एरिया पर या तो उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर किधर हो सकती है? डाउनवर्ड हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको इस डायग्राम से शो हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो रही है यहाँ पे? अपवर्ड, और यहाँ पे क्या हो रही है? डाउनवर्ड। ठीक है, एरिया एलिमेंट
के साथ में एंगल कितना बना रही है, एक बार तो अपवर्ड, एरिया एलिमेंट भी ऊपर है और हमारा फ्लक्स भी कितना है, ऊपर की तरफ है, और एक बार हमारा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है और साथ साथ में फ्लक्स भी किधर है, डाउनवर्ड है। ठीक है, ये कुछ बात हो गई हमारे पास में फ्लक्स और फ्लक्स से रिलेटेड उसका डायरेक्शन। देखो हो सकता है कि जरूरी नहीं हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बाहर ही निकला हो, तुमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, और अभी भी फील्ड लाइन सारी इधर जा रही है, ठीक है, और तुमने अगर इसको ऐसा कर दिया तो फील्ड लाइंस अभी भी इधर है। तो देखो इसके साथ में ये एंगल, मतलब एरिया चेंज होने से इसका फ्लक्स का एंगल एरिया के साथ में वेरी कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल कि भाई हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ds तो एरिया वेक्टर हो गया, एरिया एलिमेंट, और ds में डायरेक्शन बता देगा ये एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जो डायरेक्शन शो करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन शो करते हैं। तो एन कैप क्या शो करेगा, किधर हमारा फ्लक्स जा रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किधर भी जा सकता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप निकाल देते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में आएगा, एक तो आएगा E के बीच में और एक हमारे पास में आएगा फाई में। अब इनके बीच में क्यों निकाला है, क्योंकि देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्टिकुलरली एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस के नंबर्स होते हैं, और फील्ड लाइंस किससे जनरेट होती है, फील्ड लाइंस किससे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होती है। सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास में क्या है, एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट के ऊपर मेरे पास में एक एरिया एलिमेंट कितना है, पिंक कलर का जो मैंने सर्कल बना रखा है, इट इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। ठीक है, और इस पूरी शीट का एरिया कितना है, पूरी शीट का एरिया कितना है, कैपिटल S। हमने ना इस प्लेट को किस में रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको रखा है, एक शीट को रखा है। सो देखो अब क्या हो रहा है, हमारी शीट तो कुछ इस तरह से और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं अगर बात करूं तो ये तो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो डायरेक्शन हो गया किसका, एरिया एलिमेंट का। ठीक है, एरिया एलिमेंट तो ऐसा है क्योंकि शीट ऐसी, देखो शीट जिधर जिधर जाएगी वो क्या होता है, हमारा एरिया एलिमेंट होता है। तो एरिया एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट तो इधर है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो दोनों के बीच में कितना हो रहा है, एरिया एलिमेंट ऐसा और ये इधर, तो दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है ना, थीटा। सो दिस एंगल इज बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया एलिमेंट ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट हो गया, ये एरिया वेक्टर ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, रुको, जैसे कि आपके पास में ये शीट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, रुको, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, और आपका एरिया एलिमेंट किधर है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं, साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ में एंगल बन रहा है, तो वो निकालना सिंपल हो जाएगा अगर हमको इसके कंपोनेंट्स पता हो। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, रुको, एक तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ई के दो कंपोनेंट होंगे। आई ऑलरेडी मेंशन एवरी टाइम इन माय वीडियो दैट थीटा के साथ में जो एंगल क्रिएट होता है वो हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला जो होता है हमारे पास में कौन सा होता है, ई साइन थीटा। ठीक है, अपोजिट हो गया साइन थीटा और इसके साथ साथ वाला कौन सा हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां पे वो कंपोनेंट आ गए। तो तुम्हें देखो एक तो इसका इस डायरेक्शन में होगा ए कॉस थीटा, और एक इसका इस डायरेक्शन में होगा ए साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैक्सिमम नंबर किस तरफ हो रहे हैं, राइट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी ओनली चूज द वन कंपोनेंट ई कॉस थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट चूज कर लिया, ई कॉस थीटा चूज कर लिया। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स, देखो फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उस एरिया के अकॉर्डिंग वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इसी वजह से ये डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आ गया डी फाई अपॉन डी एस, फ्लक्स के नंबर ऑफ फ्लक्स कितने क्रॉस हो रहे हैं उस एरिया में से, ये हमारे पास में आ गया। तो ds को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ds को e इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देन वी गॉट d फाई इज इक्वल टू e मल्टीप्लाई बाय ds, ठीक है। अब en का आपके पास में तो फॉर्मूला पता है ना कि d फाई इक्वल टू e ds है, तो e का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, e cos थीटा, ये ds हो जाएगा, e cos थीटा ds हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पे cos थीटा को रिमूव करना होता है वहां पे हमारे पास में क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। सो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लग गया, ये डॉट प्रोडक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट क्यों लगाए, कॉस था इसकी वजह से, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर हमारे पास में थोड़ा सा निकला ये डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं देन वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया ऑन द बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब क्वेश्चन रेज होगा सर ये कौन सा सिंबल है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये तो देखो इंटीग्रेशन का साइन तो ये होता है, अगर मैं इस पे ये लगा दूं तो इसका मतलब ये क्या होगा, किसी क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड एरिया के लिए, क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारे पास में क्या आएगा, ये साइन आएगा। जब भी आप इंटीग्रेशन करो और जब आपको किसी क्लोज फिक्स्ड जगह जगह का करना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ओनली क्लोज पैक, देन तुम क्लोज लूप, क्लोज एरिया, क्लोज वॉल्यूम के लिए ये वाला साइन लगा सकते हो इंटीग्रेशन के समय। तो अभी मैंने क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एस, तो मतलब मैं उस पर्टिकुलरली एस, उस पूरे एरिया का, रुको मैं सिर्फ इस एरिया का, मैं इस शीट से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहता। सो मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन क्लोज्ड ऑफ सरफेस, इस सरफेस के आसपास ही हमें वो निकालना है। तो ये आ गया और फिर क्या आ गया, इसका आ गया, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, ई डॉट डी एस का, ठीक है जी। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी इससे, पहले तो क्या थी डेफिनेशन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर क्रॉसिंग थ्रू द पर्टिकुलरली सरफेस, और यहाँ पे अब नई डेफिनेशन क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as a surface integral, देखो surface integral of the electric field over that surface, उस surface का, तो उस surface का इंटीग्रेशन हो गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यू डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, या फिर बोल सकते हो कि सरफेस इंटीग्रल या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि अभी कुछ केसेस आएंगे, केसेस का मतलब क्या होगा, क्या एंगल क्रिएट हो रहा है। अभी आपको जैसा दिख रहा है ना कि इसमें है ना कुछ पर्टिकुलरली थीटा एंगल क्रिएटेड है, लेकिन अगर थीटा फिक्स हो जाए जैसे कि 90, 180 या फिर 0 हो जाए तो हमारे फ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। देखो तो फॉर्मूला तो आपको मेंशन कर दिया है, फॉर्मूला आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अ फाई इज इक्वल टू ई ए। कैसे लिखा जा सकता है फाई इज इक्वल टू ई ए, यू ऑलरेडी नो ना, टोटल अगर मैं सरफेस निकालूंगा तो टोटल सरफेस किसके इक्वल आएगी, टोटल एरिया के, और टोटल एरिया को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल ए लिखा जा सकता है। तो वी कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू
ये देखो इंटीग्रेशन हट जाएगा, ई बाहर आ जाएगा तो ds और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a, तो वी कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ए टोटल एरिया है, ध्यान रखना स्मॉल एरिया मत ले लेना। तो पहला केस देखो, फील्ड लाइंस अगर इस सरफेस के साथ में, हमारा जो सरफेस का है ये सरफेस इंटीग्रल और सरफेस एलिमेंट दोनों इधर है और फील्ड लाइंस भी इधर ही है, तो दोनों के दोनों साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 0। तो इफ एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई एंगल नहीं है, तो फाई इज इक्वल टू ईडीएस, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, तुम है ना ईडीएस की जगह पे ये भी रख सकते हो ई ए कॉस थीटा, ई और ए कॉस थीटा के बीच एंगल आ जाएगा 0 एंड कॉस 0 होता है हमारे पास में कितना 1, तो ये आ गया हमारे पास में 1, तो ये क्या मिला हमारे पास में फाई इज इक्वल टू ई ए, मैक्सिमम हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिले हैं। सेकेंड केस क्या हो सकता है, एंगल बिटवीन द एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, एग्जाम्पल के लिए मेरा शीट का एलिमेंट एरिया एलिमेंट किधर है, इस तरफ है, ठीक है, एरिया एलिमेंट इस तरफ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, एरिया एलिमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 आ जाएगा एंड cos 90 कितना होता है 0, तो फाई क्या हो गया 0। जब दोनों के बीच में एंगल है ना इस तरह से और इस तरह से बने तो हमेशा समझ लेना कि फ्लक्स यहाँ वहां पे मिनिमम है 0 है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में आया है फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एरिया निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, रुको, F इज इक्वल टू होता है क्यू ई, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन क्यू, तो यहां पे रख दो F अपॉन क्यू। ठीक है, फोर्स का क्या होता है यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, कूलम का क्या चार्ज का क्या होता है कूलम, तो हमारे पास में फ्लक्स का यूनिट क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ फ्लक्स। अब आती है हमारे पास में गॉस थ्योरम, बहुत सिंपल थ्योरम है, बहुत ही प्यारी थ्योरम है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी दिए हुए क्लोज सरफेस में जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू द, जिसमें चार्ज भी इंक्लूडेड है और साथ साथ में एनक्लोज मतलब जहां जहां पे चार्ज है उसकी बात हो रही है। सो इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया एनक्लोजिंग अ चार्ज, चार्ज को इंक्लूड करके और उसके साथ साथ में इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितना चार्ज हो रहा है उसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल, टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एनक्लोजिंग चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल होता है हमेशा फाई के इक्वल होता है। किसने दिया था ये स्टेटमेंट, गॉस ने दिया था। वापस रिपीट कर देता हूं, टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एनक्लोज चार्ज टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स के इक्वल होता है, इसे हम क्या कहते हैं गॉस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि फाई की एक वैल्यू और होती है EDS और फाई की एक वैल्यू नहीं आ गई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे दो वैल्यू एक जैसी आ गई, देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दे दिया कि भाई गॉस का थ्योरम है, सेकंड स्टेटमेंट दे दिया हमने डेफिनेशन ऑफ अ फ्लक्स उसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करो तो दोनों तरफ फ्लक्स इक्वल है, फ्लक्स इक्वल है तो वी कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू EDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो गॉस का क्या हो गया, ये एक नया फॉर्मूला वापस आ गया। फ्लक्स डेफिनेशन इज इंटरलिंक्ड विद द गॉस थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या, तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जिस जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिटेल में देखना है वो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज वाले जो चैप्टर है उसमें जाके देख सकते हैं। जो हमारा इंट्रो है ना कूलॉम्स लॉ, उसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता रखी है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं।
ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आई मीन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इफ अ क्लोज सरफेस एंक्लोज अ चार्ज, क्लोज सरफेस एंक्लोज अ चार्ज, देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा ड्यू टू द एंक्लोज चार्ज, जितना भी जो चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द, ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज ऑल्सो द इंटरलिंक्ड, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, गाउस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के बीच में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए मुझसे, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके डीएम में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या डाउट्स है, क्वेरीज पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, और डिजिटल नोट्स और इतने प्यारे नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। यू कैन स्कैन दिस QR कोड to join my telegram channel, and if you want to support us then you can also scan this code। आपसे जितना बनता है उतना स्कैन कीजिए, so that आपके लिए फ्यूचर में ऐसा कंटेंट आता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।